नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार शर्मा एग्जाम दर्पण के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप भी इस प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में आप लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध रहूंगा। आज मैं राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूं, जैसे संवैधानिक विकास है। इसी के साथ आपके लिए ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें आपका फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट भी रहेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके अलावा आपके लिए रहेगा इंडिया ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी, जिससे आप व्याख्याता की एग्जाम में भी आपके लिए सार्थक होगा। इसके अलावा सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए भी सार्थक होगा, और आने वाली महत्वपूर्ण जो भी एग्जाम होंगी उनमें यह कंटेंट आपके लिए सहायता करेगा। दोस्तों, एक मैं छोटी सी शुरुआत कर रहा हूं। आज एक छोटा सा टॉपिक लेके चल रहा हूं, संवैधानिक विकास। दोस्तों, सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि हमारे यहां पर जब अंग्रेजों का शासन था तो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में हमारे लिए क्या क्या प्रयास किए अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेजों के किस अधिनियम की कितनी वैल्यू है, जो एग्जाम में हमारे को पूछा जाता है। हमारे को ज्यादातर उन वैल्यू का ध्यान रखना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को चलना है जो एग्जाम में सार्थक है। तो हम पहली बात करते हैं संवैधानिक विकास। दोस्तों, यहां आपको ध्यान रखना है कि ये जो संवैधानिक विकास है उसके लिए सबसे पहली बात हमारे को करनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई हमारी। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार के लिए 1600 ईस्वी में। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय आई थी, और कितने वर्षों के लिए आई थी? 15 वर्षों के लिए। और किसके लिए आई थी? व्यापार के लिए आई थी। किसके लिए आई थी दोस्तों? व्यापारिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए आई थी। दोस्तों, यहां पर बात है, हमारे को यह ध्यान देना है कि ये जो 15 वर्ष का इनको ये समय दिया गया था, यह समय समय पर आगे बढ़ता गया, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारिक कार्य के लिए आई थी, उन्होंने राजनीतिक कार्य यानी प्रशासनिक व्यवस्था में भी दखलंदाजी देनी प्रारंभ कर। सबसे पहला जो एक्ट आता है वो आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत यह ध्यान देना, सबसे पहला प्रयास था संवैधानिक विकास की जो चरण है उनमें। इस समय यहां के पीएम थे कहां के? इंग्लैंड के। शासन व्यवस्था कहां से चल रही थी? इंग्लैंड से चल रही थी। इस कारण ये जो पीएम थे ये थे लॉर्ड नॉर्थ, और इन्होंने क्या किया कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके अंतर्गत मुंबई और मद्रास को शामिल कर लिया, और वहां के जो गवर्नर थे, कौन थे गवर्नर? वारेन हेस्टिंग्स। यह बात आपको ध्यान देना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसमें पहली बार यह प्रयास किया गया कि भारत में कानून निर्माण के लिए संविधान निर्माण का पहला प्रयास था। इसमें यह किया गया कि ये जो केंद्रीकरण यह ध्यान रखना, राज्यों को एक जगह करने का पहला कदम था, और पहला कदम के अंतर्गत जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके अंतर्गत मुंबई व मद्रास को शामिल कर लिया गया। यानी जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, और ये इसके अंतर्गत काम करने लगे। पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह ध्यान देना है कि ये जो गवर्नर थे वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, कहां के? बंगाल के। और गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। सबसे महत्वपूर्ण बात, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लॉर्ड नॉर्थ के समय में आया। वहां का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ। यहां पर गवर्नर कौन था? बंगाल का वारेन हेस्टिंग। और उस समय बंगाल के अंतर्गत मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को लिया गया, और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यह ध्यान रखना, भारत का पहला
बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद में आता है 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि बंगाल को एक तो यहां पर अधिकार दे दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? रेगुलेटिंग। सबसे पहला जो एक्ट आता है वो आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत यह ध्यान देना, सबसे पहला प्रयास था संवैधानिक विकास की जो चरण है उनमें। इस समय यहां के पीएम थे कहां के? इंग्लैंड के। शासन व्यवस्था कहां से चल रही थी? इंग्लैंड से चल रही थी। इस कारण ये जो पीएम थे ये थे लॉर्ड नॉर्थ। और इन्होंने क्या किया कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके अंतर्गत मुंबई और मद्रास को शामिल कर लिया। और वहां के जो गवर्नर थे, कौन थे गवर्नर? वारेन हेस्टिंग्स। यह बात आपको ध्यान देना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है जिसमें पहली बार यह प्रयास किया गया कि भारत में कानून निर्माण के लिए संविधान निर्माण का पहला प्रयास था। इसमें यह किया गया कि ये जो केंद्रीकरण यह ध्यान रखना, राज्यों को एक जगह करने का पहला कदम था। और पहला कदम के अंतर्गत जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके अंतर्गत मुंबई व मद्रास को शामिल कर लिया गया। यानी जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया और ये इसके अंतर्गत काम करने लगे। पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह ध्यान देना है कि ये जो गवर्नर थे वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग, कहां के? बंगाल के। और गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। सबसे महत्वपूर्ण बात 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लॉर्ड नॉर्थ के समय में आया। वहां का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ। यहां पर गवर्नर कौन था बंगाल का? वारेन हेस्टिंग। और उस समय बंगाल के अंतर्गत मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को लिया गया और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यह ध्यान रखना, भारत का पहला, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था वारेन हेस्टिंग्स। 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि बंगाल को एक तो यहां पर अधिकार दे दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये अभी एक एग्जाम में आया, सिविल सेवा में ये पूछा गया था। पहले ये बीच के ज्यादातर नहीं पूछे जाते थे, यहां पिट्स इंडिया एक्ट पे आ जाते, परंतु हमारे को ये जब पूछ लिया गया तो ये चर्चा करनी जरूरी है। तो दोस्तों यहां ध्यान देना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में यह कहा गया कि बंगाल जो है वो बिहार और ओडिशा के दीवानी मामलों की विधि बनाएगा, यानी नियम बनाएगा, विधि निर्माता। देखो यहां पर दो काम हो गए। एक तो बंगाल यहां पर इनकी विधि निर्माण करने लग गया क्योंकि बंगाल का गवर्नर है वो गवर्नर जनरल बन गया, तो यह भी ध्यान देना है। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट में बिहार और उड़ीसा के दीवानी मामलों की विधि का निर्माण कौन करेगा? ये करेगा। यह कब की बात है? 1781। एक बात यहां पर मैंने आपको छोड़ दी, वो बात ध्यान देना, 1774 में कोलकाता, जो वर्तमान में कोलकाता उस समय कलकत्ता था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई वहां पर। और इसका जो चीफ जस्टिस था वो था सर एलिजाह इम्पे है। ये ध्यान रखना, सर एलिजाह इम्पे। ये पहला सीजे था कौन से? सुप्रीम कोर्ट का, कलकत्ता का। यहां पर एक बात और ये देखना कि सुप्रीम पावर थी, ये जो सर्वोच्च न्यायालय था ना, उसके भी खिलाफ यदि कहीं जाना होता था तो वो प्रीवी काउंसिल जो इंग्लैंड में स्थापित थी वहां पर इसकी सुनवाई की जाती थी। दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है, 1714 में कलकत्ता में ये क्या है? पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ, पहला सीजे यानी चीफ जस्टिस सर एलिजाह इम्पे बने।
और सुप्रीम जो सुनवाई थी वो कहां होती थी? प्रीवी काउंसिल में होती थी। दोस्तों यहां ध्यान देना, अगला पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट है वो 1784 में आया। पहली बात ध्यान देना, यहां मैं एक शब्द लिख रहा हूं, ब्रिटिश स्वामित्व का प्रथम वैधानिक दस्तावेज। पहला वैधानिक दस्तावेज था वो ये था ब्रिटिश स्वामित्व का। पहला कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें द्वैध शासन की शुरुआत हुई, ये ध्यान रख लेना। वैसे तो हम जब आगे 1919 या 1909 या 1935 पढ़ेंगे तब ये होगा द्वैध शासन की शुरुआत हुई, राज्यों में हुई, केंद्र में हुई, राज्यों में समाप्त हुई। परंतु इसका जो स्टार्टिंग काम था वो कब हुआ? वो हुआ पिट्स इंडिया एक्ट में। इसमें यह किया गया, कंपनी के जो अधिकार थे जैसे व्यापारिक और राजनीतिक, इनको दो भागों में बांट दिया गया। इनमें यह ध्यान रखने वाली बात है, एक बना दी गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक बना दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, यह 6 सदस्य था। कितना था? 6 सदस्य। यह इंग्लैंड की सरकार के द्वारा बनता था। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो निदेशकों के अंतर्गत बनते थे। जो कंपनी के निदेशक होते थे वो व्यापारिक क्रियाकलाप करते थे। तो यहां पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत हुई और शासन को, कंपनी के शासन को दो भागों में बांट दिया गया। व्यापारिक का जो संभालते थे वो थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो राजनीतिक क्रियाकलाप। पहली बार कंपनी के ऊपर कुछ कंट्रोल करने का प्रयास किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत ये कंपनी पर कुछ आधिपत्य जमाने का प्रयास हुआ। इसके बाद में 1813, दोस्तों यहां पर एक मैं और बात कर लेता हूं, 1793 में इस समय क्या हुआ? जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, उसके पेमेंट यानी वेतन की व्यवस्था कहां से की गई? भारत के राजकोष से की गई। यह भी यहां पर ध्यान रखना। वेतन की जो 1793 का जो अधिनियम है उसमें वेतन की व्यवस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कहां से की गई? भारत से की गई। दोस्तों यहां पर ध्यान देना, 1813 का जो चार्टर अधिनियम है उसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। धर्म प्रचार के लिए ईसाइयों को कह दिया गया, ईसाई मिशनरियों को, कि आप भारत में आइए और यहां पर आप क्या कर सकते हैं? धर्म का प्रचार कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर ध्यान देना, भारतीयों की शिक्षा पर पहली बार यह प्रावधान किया गया कि 1 लाख रुपए का खर्चा प्रति वर्ष। हालांकि खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु यहां पर आपको ध्यान देना है कि पहली बार 1813 में यह व्यवस्था की गई कि भारतीयों के शिक्षा पर भी खर्च किया जाए। इसके बाद में कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। जो एकाधिकार था ना कंपनी का कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है, उसको समाप्त कर दिया गया। और उसके अंतर्गत यहां पर चाय और चीन का, देखो एक ध्यान रखना, और कंपनियों को देखो, एकाधिकार का मतलब होता है एक का अधिकार, और एक अधिकार किसका? कंपनी का था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है, उसका आधिपत्य समाप्त करके। परंतु चीन के साथ जो व्यापार था भारत के द्वारा, वो और चाय का व्यापार, उस पर एकाधिकार था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। पहली बार ध्यान देना, पिट्स इंडिया एक्ट में तो क्या किया? कंपनी को क्या किया गया? नियंत्रित करने का प्रयास किया, और वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दूसरा 1813 में क्या हुआ? 1813 में इसका एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया, आप भी करो और भी व्यापार करेंगे। इसके बाद में आता है चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको, एक अफीम भी आती है इसमें, अफीम का जो व्यापार था उसको समाप्त नहीं किया गया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपके लिए छोटी सी जानकारी है। अब आगे चलते हैं। तो अब तक हमने ये पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बाद में हमने पढ़ा पिट्स इंडिया एक्ट, बाद में 1813 का चार्टर्ड अकाउंट, और 1833 की हम बात करते हैं चार्टर्ड अधिनियम 1833। दोस्तों इसमें यह ध्यान रखना कि उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इससे पहले बंगाल का जो गवर्नर था
उसको गवर्नर जनरल बनाया गया और उसके अंतर्गत मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को शामिल कर लिया गया। अब ये जो गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत के लिए बना दिया गया। तो ये थे विलियम बेंटिंक, ये ध्यान रखना, संपूर्ण भारत की। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम था वारेन हेस्टिंग्स। और यदि ये पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। देखो, पहला वारेन हेस्टिंग गवर्नर, अंतिम पहला गवर्नर जनरल बंगाल का वारेन हेस्टिंग, अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, और भारत का प्रथम विलियम बेंटिंक। यह आपको ध्यान रखना, यह कंफ्यूज करने वाली बात है। इसके बाद में ये ध्यान रखना, कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार है वो सभी समाप्त कर दिए गए। जो चाय और चीन के साथ व्यापार था उसका भी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कोई एकाधिकार नहीं है, कोई भी कंपनी है वो व्यापार कर सकती है, उसको परमिशन लेनी है, सीधी सी बात ये। और कंपनी का कोई भी अधिकारी, ये तो 1793 में भी हो गई थी व्यवस्था कि कोई भी अधिकारी है कोई भी उपहार और रिश्वत नहीं ले सकता भारतीयों से। प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार कंपनी को सौंप दिए गए। अब देखो, कंपनी आई थी व्यापार करने और व्यापार के जो अधिकार थे वो तो समाप्त हो गए, और कंपनी को सौंप क्या दिया गया? प्रशासनिक और राजनीतिक। ये ध्यान रखना है, आगे भी ये समय आ रहा है, कंपनी आ रही है व्यापार के नाम से। अब आगे होने वाला क्या है वो तो देश का युवा जाने, और युवा यदि समय रहते ऐसी बातें सोचने लग जाएगा तो शायद देश का कल्याण होगा। इसके बाद में हमारे को ध्यान देना है कि इस समय 1833 के जो अधिनियम था उसमें लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में पहला विधि आयोग बनाया था। यह ध्यान रखना, क्या बना था? प्रथम विधि आयोग बना था लॉर्ड मैकाले के। यह अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है। 1858, यह सबसे महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, 1858 इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1857 की क्रांति हुई, और क्रांति के बाद में अंग्रेजों को लगने लगा कि ये भारतीय हैं, शायद अब रुकेंगे नहीं, और यदि ये रुकेंगे नहीं तो यदि सत्ता बचानी है तो हमारे को कुछ चेंजेस करना होगा। तो इसके लिए इन्होंने यहां पर क्या किया? कंपनी का जो शासन था उसका अंत कर दिया। यह ध्यान रखना, भारत का शासन किसके अंतर्गत आ गया? ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया, यानी सीधा ब्रिटिश ताज है वो इसको संचालित करने लग गया। इस समय महारानी थी विक्टोरिया। अब यहां यह ध्यान रखना, उस समय जो पीएम थे वो थे आंदोलन के समय। ये दो चीजें ध्यान रखना, आंदोलन के समय 1857 के तो पीएम थे लॉर्ड पार्मस्टन। बाद में इनको हटना पड़ा और लॉर्ड डर्बी बने। ये अधिनियम आया तब लॉर्ड डर्बी हो गए थे। शुरुआत देखो, ये जब 2 अगस्त 1858 को ये जब नियम आया तो पार्मस्टन थे, और ये जब हुआ मतलब ये लागू हुआ तब लॉर्ड डर्बी आ गए। 2 अगस्त 1858 को ये पारित हुआ और 1 नवंबर 1858 को ये लागू हो गया। किसके द्वारा ये उद्घोषणा हुई थी? कैनिंग के द्वारा। ये ध्यान रखना है, किसके द्वारा? विलियम कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान ये भारत का क्या था? गवर्नर जनरल था। क्या था? गवर्नर जनरल। इसमें ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आते ही जो गवर्नर जनरल का पद था वो किस में बदल गया? वायसराय में। यह ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में आता है वायसराय एवं गवर्नर जनरल, तो भी वही बात है, या वायसराय में यह बदल गया था। और वायसराय किसको बनाया गया? विलियम कैनिंग को। तो यह ध्यान रखना, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय विलियम कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल विलियम कैनिंग, प्रथम वायसराय विलियम कैनिंग। अंतिम
बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। यह ध्यान रखना, गवर्नर और गवर्नर जनरल, और बाद में बंगाल से बाद में संपूर्ण भारत, और संपूर्ण भारत से यह आ गया आपका किसमें, वायसराय में। इस समय यह ध्यान रखना, यह वायसराय भारत में व्यवस्थाएं देखते थे। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत परिषद बनाई गई। वहां पर जो मंत्री जो भारत से संबंधित मामलों को देखता था उसको हम कहते थे भारत सचिव, भारत सचिव। और वो था लॉर्ड स्टैनली। कौन था? लॉर्ड स्टैनली, भारत का प्रथम भारत सचिव, जो 1858 के अधिनियम में भारत का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश पार्लियामेंट में करता था, वो लॉर्ड स्टैनली था। यह भी ध्यान रखना, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में था। कब? जब 1857 में क्रांति हुई थी, तब कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ये शामिल था। तो दोस्तों, हमने कुछ महत्वपूर्ण एक्ट के बारे में हमने चर्चा की, जो भारत के संविधान के लिए ये प्रयास किए गए थे। अब कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें 1909 मार्लिमेंटो अधिनियम, बाद में आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और 1935 के अधिनियम, व इसके बाद में जो भारत के संविधान निर्माण का अंतिम चरण तक हम पहुंचेंगे। तो ये आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिए। ये पहला वीडियो है, नया मैंने सेटअप लगाया, तो इसलिए कई चीजें आपके सामने मैं बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाया। परंतु ये ध्यान रखना, समय जो जो आगे बढ़ता जाएगा वीडियो क्वालिटी भी अच्छी आती जाएगी। और आपके कोई भी सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और यदि लगातार आपको ये लगता है कि इस कंटेंट में हमारे को कुछ फायदा मिलने वाला है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक आप इसको सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, जिससे मेरे को प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद दोस्तों।